वेलनेस शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही है एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर वीना शिंदे। पिछले 30 सालों का अनुभव आज हमारे शो पर शेयर करेंगी। गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं और डायरेक्टर हैं शिंदेस मेडिकल हॉस्पिटल, जो कि लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट मुंबई में है, और साथ साथ स्पंदन आईवीएफ सेंटर भी ये चलाती हैं। डॉक्टर वीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर वीना, आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं जिस विषय पर, वो है मेनोपॉज। अगेन, हर महिला के जीवन में एक उम्र के बाद ये पड़ाव आता ही आता है। कई सारी ऐसी धारणाएं हैं, कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं, उन्हीं पर आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मैम, मेनोपॉज किस वजह से होता है? क्या होता है कि एक स्त्री की जिंदगी में माहवारी शुरू होने की उम्र होती है, जो 14, 12, 13 साल की होती है। फिर वो जब शुरू हो जाती है तो वो माँ बन सकती है, यानी फर्टाइल हो जाती है। और जब ये उसकी उम्र 40-50 तक हो जाती है तो माहवारी बंद हो जाती है। जब माहवारी बंद हो जाती है तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। और ये उम्र है ना, जनरली 50 इयर्स की है इंडिया में, और बाहर के देशों में 60 इयर्स तक भी होता है। अभी ये जो चेंज होता है, यानी ये जो थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है लड़की की उम्र में, एक यौवन आने से और ये पीरियड खत्म होने तक, ये जो पीरियड है इसके 3 भाग हो सकते हैं। कुछ 2-3 साल पहले से ये शुरू होता है। धीरे धीरे जो हार्मोन्स होते हैं धीरे धीरे कम हो जाते हैं शरीर में, और वो कम होने से उसका माँ बनने का जो चांस होता है वो कम हो जाता है। जो उसका अंडकोश होता है वो धीरे धीरे घटता है। जितने अंडे उनके शरीर में होते हैं वो कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे एक थोड़े दिन के बाद माहवारी बंद हो जाती है। 3-4 साल का समय होता है। तो ये शुरू का जो समय होता है उसको पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। और जब बंद हो जाता है तो 1 साल बाद जब पीरियड बिल्कुल नहीं आता है तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। और उसके बाद वाला जो पीरियड होता है उसको पोस्ट मेनोपॉज बोलते हैं। तो इस तरीके से तीन अलग अलग उसमें हम लोग डिविजन्स कर सकते हैं मेनोपॉज के। तो डॉक्टर वीना, आपने हमें अभी प्री मैच्योर मेनोपॉज के बारे में बताया। तो जिन महिलाओं को प्री मैच्योर मेनोपॉज होता है तो वो कौन सी एज में होता है और उसके क्या क्या कारण होते हैं? वो 40 साल के पहले जब पीरियड बंद हो जाता है तो उसको प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं। और ये जो होता है, स्मोकिंग जो करती है लड़कियां, उनको ज्यादा प्रमाण में होता है। फिर कुछ लोगों को हेरिडिटरी होता है, यानी अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर को जैसे होता है वैसे उनको भी जल्दी बंद हो जाता है। कुछ लड़कियों को कोई बीमारियों की वजह से होता है, जैसे कैंसर में कोई कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह होने से भी जल्दी से मेनोपॉज हो जाता है। कभी कभी सर्जरी से भी मेनोपॉज हो जाता है। कभी ओवेरियन सर्जरी हुई तो जो ब्लड सप्लाई होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से मेनोपॉज हो जाता है। किसी किसी का यूट्रस निकल जाता है एक्सेसिव ब्लीडिंग से, उनको मेनोपॉज हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग वजह होती है प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी के। लेकिन इसमें उनको बहुत समस्या होती है। उनको समस्या होती है तो उसकी ट्रीटमेंट भी होती है। ओके, सो प्री मैच्योर मेनोपॉज होने की संभावना तब है अगर आप स्मोकिंग बहुत ज्यादा करती हैं। तो स्मोकिंग सिर्फ हमारे चेहरे या हमारी ओवरऑल हेल्थ को नहीं, हमारी यूटेराइन हेल्थ पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। एंड डॉक्टर वीना, आपने 3 स्टेजेस के बारे में बताया, मेरा सवाल कवर हो गया, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, प्री मेनोपॉज और पोस्ट में सबसे ज्यादा पीड़ा कौन सी स्टेज में महिला को फेस करनी पड़ती है? सबसे ज्यादा पीड़ा महिलाओं को प्री मेनोपॉज स्टेज में, जब उनको बेबी चाहिए होता है और उनके एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तब होती है कि वो बहुत लेट आ जाते हैं डॉक्टर्स के पास कि मुझे अपना बायोलॉजिकल बेबी चाहिए। तो उनके जो अंडे हैं वो बनते नहीं है। तो बहुत सारी इंजेक्शंस देनी पड़ती है, बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती है। तो उसमें वो हैरान हो जाती है। मतलब जो चीज प्राकृतिक होती है वो प्राकृतिक उम्र में करनी चाहिए।
जैसे 25, 30, 35 साल तक भी अगर वो करे तो आसान होता है। और जब वो 40 की उम्र में आ जाते हैं कि नहीं हमें अपने ही अंडे चाहिए, क्योंकि मैं आईवीएफ करती हूँ तो मैं बता रही हूँ बहुत मुश्किल होता है। मीन्स बनते भी है ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और फिर हमें डर होता है कि वो अबनॉर्मल बेबी नहीं बने। आप समझ गए? सो हाँ, कई तो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कई सारे रिस्क जुड़े हुए हैं। एंड डॉक्टर वीना, अब आप हमें ये बताइए कि आपने हमें मेनोपॉज के बारे में बताया। अगर किसी को मेनोपॉज डीले होता है तो क्या उसके लिए वो भी एक हम बड़ी बीमारी समझें, या वो भी एक खतरे की घंटी है? देखो, जब मेनोपॉज हो जाता है ना तो पीरियड बंद हो जाता है। पीरियड बंद होने से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। आजकल देखा जाता है कि बहुत हेवी पीरियड हो रहे हैं लोगों को, उसकी वजह से यूट्रस निकालना पड़ता है। एंडोमेट्रियल कैंसर जो है वो हो रहा है लोगों को, सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। तो इसमें जब ब्लीडिंग बंद हो जाता है तो कम से कम वो दिक्कत नहीं होती है कैंसर की। जब ब्लीडिंग चालू रहता है तो चांसेस ऑफ कैंसर ज्यादा होते हैं। तो 50 के बाद अगर पीरियड चालू रहता है तो ईयरली चेकअप करते रहना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, यानी उसमें हार्मोन्स ज्यादा होने से ये पीरियड ज्यादा देर तक चलती है, तो वो भी अच्छा नहीं होता है। ओके। एंड मैम, मेनोपॉज के बाद ये पेल्विक फ्लोर को क्या होता है, और ये पेल्विक फ्लोर क्या है, ये भी आप सबको एजुकेट करिए आज। पेल्विक फ्लोर यानी जो यूरिन की जगह है और जो टॉयलेट की जगह है, उसके बीच का जो जगह है ग्रॉइन, उसको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर। हमारा यूरिन के ऊपर कंट्रोल होता है और स्टूल के ऊपर कंट्रोल होता है। मेनोपॉज के बाद हार्मोन्स कम होने से वहां पर जो वहां जो जाने वाला ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है। वहां की नर्व्स का जो कंडक्शन होता है वो कम हो जाता है। वहां की मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो किसी को खास में पेशाब निकल जाती है, अच्छा। या किसी को कंट्रोल नहीं रहता है, वो बाथरूम पहुंचने से पहले उनको अंडरगारमेंट्स में यूरिन हो जाती है, या तो ड्राई हो जाता है वो जगह एकदम वजाइना, तो इंटरकोर्स पेनफुल होता है। फिर इरिटेबल हो जाता है इंसान मेनोपॉज में, उनको बहुत गरम गरम लगता है, उनको पसीना छूटता है गर्मी महसूस होते हुए भी। फिर उनकी याददाश्त कम हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो घर के बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, वो घर में ही बैठना चाहते हैं, उनकी एनर्जी लेवल्स कम हो जाती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए लेडीज को एक्टिव रहना चाहिए। जब लेडीज एक्टिव रहती है तो ये सब नहीं होता है। क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हर कहते हैं ना कि हम कहते हैं फिजिकल एक्टिव रहने से बीमारियां कम लगती हैं और एक स्मूथ मेनोपॉजल प्रोसेस भी होता है। रिटायरमेंट शुड नॉट बी द एंड ऑफ द लाइफ। रिटायरमेंट शुड बी द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू करियर इन अ वुमन्स लाइफ। जब हम देखते हैं कि जितने लेडीज रिटायर होती है वो उसके बाद उनको आर्थराइटिस, उनको डिप्रेशन, उनको एंजाइटी, ये सब चालू हो जाता है। और वो रिटायरमेंट और मेनोपॉज एक ही उम्र में होती है। तो रिटायरमेंट के बाद इंसान को चालू रखना चाहिए, कुछ ना कुछ चालू रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा मैम, जो मेरा अगला सवाल है कि कौन से हार्मोन्स मेनोपॉज में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लो हार्मोनल लेवल्स का क्या प्रभाव पड़ता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक हार्मोन है जिसको हम मेजर करते हैं, FSH। इफ इट इज मोर देन 25 यानी मेनोपॉज एस्टैब्लिश हो जाता है, और हम 4 महीने बाद फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, और फिर से इट इज मोर देन 25 यानी इट इज श्योर दैट द लेडी हैज डेवलप्ड मेनोपॉज। अगर मेनोपॉज हो जाता है तो ईस्ट्रोजन जो होता है वो कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन कम होने से इंसान के लुक्स पे फर्क आता है, इंसान के बालों के ऊपर फर्क आता है, इंसान के थिंकिंग के ऊपर फर्क आता है, उसके हार्ट को जो प्रोटेक्शन होता है ईस्ट्रोजन की वजह से स्त्रियों को वो कम हो जाता है। उनकी जो हड्डियां है जो मजबूत होती है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है। जैसे जेंट्स का होता है वो सेम उसी की तरह उनकी भी बोन्स वीक हो जाती है, उनका हार्ट भी वीक हो जाता है। इसलिए इंसान को जैसे पीरियड खत्म होता है वैसे कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करती रहनी चाहिए, ताकि ये जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं इसको हम संघर्ष कर सके और इसमें से हम पार हो सके।
बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, मैं दो चीजें आपसे जानना चाहती हूँ। पहली ये कि अगर कोई 40 प्लस है, 45 प्लस है, तो ईस्ट्रोजन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए डाइट में क्या क्या आप सलाह देती हैं अपनी पेशेंट्स को? एंड उसके अलावा क्या सर्जरी भी मेनोपॉज इंड्यूस कर सकता है? ये सर्जरी मेनोपॉज इंड्यूस कर सकता है। जो भी सर्जरी ओवरी पे होती है, अगर वो ब्लड सप्लाई ओवरी का कट जाता है तो मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी हम मेनोपॉज करवा देते हैं एम्बोलाइजेशन करके, यानी जो ब्लड वेसल है उसमें हम एम्बोलाइजेशन करते हैं। जब हेवी पीरियड्स होता है तो हम मेनोपॉज चाहते हैं कि मेनोपॉज हो ताकि ब्लीडिंग नहीं हो, तो उन लोगों को सर्जरी से मेनोपॉज हो जाता है। एंड मैम, डाइट में किस तरीके से आप पेशेंट्स को बोलती हैं कि डाइट में क्या शामिल करें कि जो लो हार्मोनल लेवल्स हैं वो बैलेंस में आए? डाइट में जो जैसे फ्लैक्स सीड्स है या जो पंपकिन सीड्स है, नेचुरल फूड यानी होममेड नेचुरल फूड खाना चाहिए, उससे उनकी ईस्ट्रोजन लेवल अच्छी रहती है। जो जंक फूड है वो नहीं खाना चाहिए। जंक फूड से क्या होता है कि तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, और आपके जो नॉर्मल फूड जैसे राइस, दाल, सब्जियां बहुत सारी खानी चाहिए, बहुत सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है जो लोग कर नहीं रहे और फिर दिक्कतें आ रही है। देखो, पहले के लोगों में मेथी दाना खाना या गोंद के लड्डू खाना, नारियल खाना, ये सब चीजों से हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता है, इसलिए ये सब चीजें अपनी डाइट में थी जो अभी धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी, हमें कहते हैं ना, वो पुराने जमाने की याद दिला दी। एंड डेफिनेटली खाना जितना हमारा अच्छा रहता है, न्यूट्रिशियस रहता है, हम बीमार कम पड़ते हैं और जिंदगी के हर पड़ाव को बड़ी बखूबी हम पार कर लेते हैं, चाहे वो मेनोपॉज ही क्यों ना हो। एंड डॉक्टर वीना शिंदे, ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज पूरी जी मनी की टीम की तरफ से आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आज इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर वीना शिंदे, जिन्होंने हमें जरूरी जानकारी दी, डाइट के बारे में बताया, फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी बात पर मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।